हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले क्लास में मैंने भारत पे हुए अरबों आक्रमण के बारे में बता दिया था। आज हम भारत पे तुर्कों आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हुआ यूं था कि जब 9वीं सदी के आसपास अफगानिस्तान क्षेत्र के जो एरिया है वहां पे गैर तुर्क मुसलमानों का भी प्रभुत्व था। तो वहां के जो गैर तुर्क मुसलमान थे और जो तुर्क मुसलमान थे, उन दोनों में आपस में वहां लड़ाइयाँ युद्ध होती रहती थी। और फिर उसी युद्ध के दौरान एक वंश का उदय हुआ जिसे हम गजनी वंश कहते हैं, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तुर्क का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्पतगिन, और अल्पतगिन का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुतगिन, जो कि गजनी वंश का संस्थापक जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो जब सुबुतगिन जब वहां का बना, गजनी वंश का जब शासक बना, तो गजनी वंश का जब शासक बना तो वहां का साम्राज्य विस्तार उसने किया, और वहां के जो उसके सैनिक थे उसको उनका बोल सकते हैं उनका खर्चे के लिए या फिर उनके जीवन के लिए, रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए इन्होंने क्या की, लूट की नीति को अपनाया। ठीक है। और फिर वो क्या लूटपाट करते करते ऑक्सस नदी के आसपास के क्षेत्र में वो आ गया। और उस टाइम लाहौर, जो कि अभी जिसको लाहौर बोलते हैं, वहां पे किसका शासक था? जयपाल का शासक था। किसका शासन था? जयपाल का, जो अपना क्षेत्र पेशावर से पंजाब के क्षेत्र के आसपास तक फैला चुका था। तो जब लूटने के ही इरादे से जब सुबुतगिन आया 1986 में, तो उसने क्या किया, जयपाल से उसकी लड़ाई हुई। किसकी? सुबुतगिन की, 1986 ईस्वी में। और जयपाल की हार हो गई और सुबुतगिन जीत गया। तो फिर सुबुतगिन क्या हुआ, जब जयपाल के विरुद्ध उसकी लड़ाई हुई और जयपाल की हार हो गई, तो जयपाल के जितने भी क्षेत्र होते हैं या फिर जितने भी सैनिक होते हैं उनकी काफी क्षति हुई। उनका साम्राज्य विस्तार के, जयपाल के साम्राज्य विस्तार का काफी क्षति हुआ। फिर उसने क्या की, सुबुतगिन के साथ संधि कर ली, या फिर मजबूरी में उसको संधि करनी पड़ी। और फिर जो उसने संधि की, इस संधि करने के बाद उसने क्या किया, भारत के पश्चिमी उत्तर भाग जो होते हैं भारत के, उसे काफी सारे क्षेत्र किसको देने पड़े? सुबुतगिन को देने पड़े, जयपाल को। ठीक है। और फिर क्या हुआ, जयपाल ने सुबुतगिन को भारत के जो पश्चिम उत्तर के जो क्षेत्र होते हैं, कुछ क्षेत्र सुबुतगिन को देने पड़े। और फिर क्या हुआ, उसके बाद 1997 ईस्वी में क्या हुआ, सुबुतगिन की मृत्यु हो गई। फिर उसका पुत्र महमूद गजनी वहां का शासक बना। तो आज हम महमूद गजनी के बारे में ही पढ़ेंगे, और क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके किए हुए आक्रमण के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। महमूद गजनी का जन्म 97 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसने भारत पे लगभग 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए भारत पे। और आक्रमण जो उसने किए थे वो काफी क्रूर तरीके से इसने आक्रमण किए थे। पूरा तबाही मचा कर रख दिया था भारत पे। लूटपाट, जिस मंदिर को आया लूट लिया, जिस क्षेत्र को आया लूट लिया, और काफी ज्यादा संपत्ति अर्जित करके वो अपने साथ कहाँ लेके चला जाता था? अपने देश लेके चला जाता था, अफगानिस्तान। तो इसने जो पहला आक्रमण किया वो 1001 ईस्वी में किया भारत पे। जो भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसी क्षेत्र पे इसने आक्रमण किया, महमूद गजनी ने। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में, मगर इसको उतनी सफलता नहीं मिली महमूद गजनी को। तो फिर इसने 1001 या 1002 ईस्वी के पुनः आसपास दूसरा आक्रमण किया, और इसने दूसरे आक्रमण में सीमांत प्रदेश के शासक जयपाल पे किया। किस पे? जयपाल पे। और जयपाल की जो सीमांत प्रदेश में जो जयपाल शासन कर रहा था, उसकी राजधानी वाहिंद पर अधिकार कर लिया।
गजनी ने क्या किया, अधिकार कर लिया। और पराजय के बाद जयपाल ने क्या की, आत्महत्या कर ली। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। जब सुबुद्दीन से जयपाल की लड़ाई हुई थी तो जो उसने अपनी सीमा पश्चिमोत्तरी जो सीमा क्षेत्र होता है उनके कुछ भाग जो सुबुद्दीन को दिए थे, उस टाइम उसने आत्महत्या नहीं की थी। जयपाल ने आत्महत्या की थी जब उसने गजनी ने जब दूसरा आक्रमण किया अपना, किस पे, सीमांत प्रदेश पे जहां जयपाल शासन कर रहा था, तो उसके राजधानी वहिंद पर उसने जब कब्जा किया और जब जयपाल की हार हो गई, तब उसने हार की वजह से या फिर शर्म की वजह से, जो भी कह लें आप, क्या कि इसने जयपाल ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, सुबुद्दीन के काल में नहीं, गजनी के काल में की थी, दूसरा आक्रमण के आसपास। और फिर गजनी का साम्राज्य विस्तार तो मेन उसका मोटो था ही नहीं। मेन जो उसका मोटो था कि लूटो चलो, यही उसका मेन मोटो था। ठीक है, तो इसी को बनाए हुए उसने अपना तीसरा आक्रमण किया 1004 ईस्वी में। कहां पे किया, उच्च पे, और वहां के शासक वजीरा के विरुद्ध किया। और क्या किया, वजीरा के साम्राज्य को इसने काफी लूटपाट की, वहां के साम्राज्य में काफी, वहां के वजीरा के साम्राज्य को क्षति पहुंचाई। और वजीरा को जो शासक था, उच्च का जो शासक था वजीरा, उसने क्या किया, उसने भी आत्महत्या कर लिया। फिर लूटपाट के इरादे से ही इसने अपना चौथा आक्रमण किया। कब किया, 1005 ईस्वी में मुल्तान के जो शासक थे दाऊद पर, मुल्तान जो कि पंजाब के क्षेत्र में पड़ता था, उसके शासक दाऊद पर। और इसी आक्रमण के दौरान भटिंडा के शासक अनंतपाल को क्या किया, इसने पराजित कर दिया। और ये अनंतपाल किसका बेटा था, जयपाल का बेटा था। किसको पराजित कर दिया, अनंतपाल को। फिर इसने पचमा आक्रमण अपना कब किया, पंजाब के ओहिंद पर, जहां पे कौन शासन कर रहा था, सुखपाल। कौन कर रहा था, सुखपाल। और ये जो सुखपाल था, किसका था, जयपाल का पौत्र था। क्या किसका था, जयपाल का पौत्र। मगर जब गजनी ने उस पर आक्रमण किया, अपना पचमा आक्रमण ओहिंद पर, तो सुखपाल वहां शासन कर रहा था। तो सुखपाल ने वहां की स्थिति देखते हुए, अपनी सैनिकों की स्थिति देखते हुए, अपनी पराजय की स्थिति देखते हुए क्या किया, उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और फिर जब सुखपाल ने अपना इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तब उसे नौशाह शाह के नाम से जाना गया। लेकिन जब गजनी वापस गया तो सुखपाल ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो गजनी ने फिर उस पर आक्रमण किया और नौशाह शाह यानी सुखपाल को बंदी बना लिया। उसने अपना छठा आक्रमण कब किया था, 1008 ईस्वी में किया था। किस पे किया था, नागरकोट पर किया था। और नागरकोट पर इसने हमला किया। यहां से इसने काफी सारी संपत्ति अपने साथ लेकर वापस गया। काफी मात्रा में इसने लूटपाट मचाई, कत्ल किए और काफी ज्यादा संपत्ति लेकर ये वापस चला गया। फिर इसने 1009 के आसपास, 1009 ईस्वी में अलवर के राज नारायणपुर पर आक्रमण किया। ठीक है, और वहां उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई, क्योंकि मेन इसका जो मोटो था, वहां जितने भी शासक थे वो उसको मौका भी नहीं देता था संधि करने के लिए, या फिर उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए, या फिर किसी चीज के लिए मौका भी नहीं देता था। वो डायरेक्ट हमला करके लूटपाट कर लेता था। इसने फिर अपना 8वां आक्रमण मुल्तान पर किया। इस पे किया अपना 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान पर। फिर इसके 2 साल बाद इसने अपना 9वां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया। किस पर, थानेश्वर पर। और उस समय जब इसने अपना 9वां आक्रमण किया था 2013 ईस्वी में, थानेश्वर के जो राजा थे उनका नाम था राजा राम। कुछ क्या था, राजा राम था। फिर इसने उसी साल 1013 ईस्वी में ही अपना 10वां आक्रमण किया नंदशाह पर आक्रमण किया। और वहां का जो शासक था त्रिलोचन पाल क्या किया, डर से वहां से भाग गया। कहां भाग गया, कश्मीर भाग गया।
कौन? त्रिलोचन पाल। जब इसने अपना 10वां आक्रमण किया था 1013 ईस्वी में नंद शाह पर, तो वहां का जो शासक था त्रिलोचन पाल क्या किया? डर के भाग गया। कहां भाग गया? कश्मीर भाग के चला गया। तो फिर 2 साल बाद उसने कश्मीर पे आक्रमण किया 1015 ईस्वी में। किस पे आक्रमण किया? कश्मीर पे। और उस टाइम कश्मीर पे कौन शासन कर रहा था? भीमपाल। और ये भीमपाल किसका पुत्र था? इसी त्रिलोचन पाल का पुत्र था। और क्या हुआ? कश्मीर पे जब उसने आक्रमण किया तो भीमपाल पराजित हो गया। ठीक है। कौन सा आक्रमण? 11वां आक्रमण। 10वां आक्रमण इसने किया था नंद शाह पर। वहां कौन शासक था? त्रिलोचन पाल। वो डर कर भाग गया। कहां भाग गया? कश्मीर भाग गया। फिर इसने 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर पे किया, जहां त्रिलोचन पाल का पुत्र था भीमपाल, जहां वो भाग के गया था त्रिलोचन पाल। फिर उसको भी उसने पराजित कर दिया। फिर उसने अपना 12वां आक्रमण कब किया था? 1018 ईस्वी में कन्नौज पर किया था। ठीक है। और बुलंदशहर के शासक हरदंत को पराजित कर दिया 1019 ईस्वी में। इसने अपना 12वां आक्रमण 1028 में कन्नौज पर किया था और काफी लूटपाट मचाई वहां पे। फिर उसके बाद ये बुलंदशहर गया और वहां के शासक हरदंत को पराजित कर दिया 1019 ईस्वी में। ठीक है। फिर इसने अपना 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में किया और काफी सारे साम्राज्य को इसने जीता या फिर वहां पे लूटपाट मचाई। बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट क्या इसको जीत लिया और वहां इसने काफी ज्यादा लूटपाट मचाई। फिर इसने अपना 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में किया ग्वालियर पर। और कलिंजर के शासक जो थे, जब इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया तो उसी रास्ते इसने कलिंजर पर भी आक्रमण किया। और कलिंजर के जो शासक थे गंडचंदेल ने क्या की? गजनी से संधि कर ली। किसने? गंडचंदेल ने। फिर इसने अपना 15वां आक्रमण किया 1024 ईस्वी में लोदार्ग पे, जो कि जैसलमेर में है राजस्थान। फिर अनहिलवाड़ पे, जो कि गुजरात में है। 15वां आक्रमण कहा? 1024 ईस्वी में लोदार्ग, जो कि जैसलमेर में है, और अनहिलवाड़, जो कि गुजरात में है। ठीक है। फिर उसने इतने सारी संपत्ति लूटी। फिर अपने साम्राज्य में गया, वहां की स्थिति को व्यवस्थित किया या फिर अपने साम्राज्य विस्तार में लग गया। और फिर जब इसे पैसे की कमी महसूस हुई तो इसे पता चला कि सोमनाथ एक मंदिर है, जो कि काफी जो तीर्थकारी थे, जो कि यात्रा करते थे या फिर जो कि धर्म से रिलेटेड थे, हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, वो सोमनाथ पे काफी भारी मात्रा में आते थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ सोमनाथ का जो मंदिर था उसमें काफी सारी संपत्ति थी, क्योंकि वो एक आकर्षक केंद्र था, काफी खूबसूरत था देखने से भी और धार्मिक दृष्टि से भी वो काफी महत्वपूर्ण था। तो उसने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में कहा किया? सोमनाथ के मंदिर पर वो आक्रमण करने चल पड़ा। और उसके साथ 30,000 के लगभग में उसके साथ सैनिक थे। और उसने क्या किया? सोमनाथ पे आक्रमण किया और उसने 50,000 ब्राह्मणों को मरवा दिया और वहां के मंदिरों को तोड़ दिया, शिवलिंगों को तोड़ दिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर गए और उसके टुकड़े को अपने पास लेकर चले गया। कोई टुकड़े को उसने मक्का या मदीना में भी भिजवाया, ऐसा कहा जाता है। तो इसने कब किया अपना 16वां आक्रमण? 1025 सोमनाथ पे। और 50,000 ब्राह्मणों क्या की? इसने हत्या कर दी। जब ऐसा नहीं कि किसी ने इसका विद्रोह नहीं किया, छोटे छोटे गुटों ने इसका विद्रोह किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब ये लूट कर ये सारा पैसा या सारा जो धन था उसको लूट कर ये वापस जा रहा था, तो जाटों ने इसका विरोध किया, कुछ हद तक नुकसान भी किया, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा संपत्ति लेकर चला गया। तो फिर जाटों को सबक सिखाने के लिए गजनी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, जाटों पर आक्रमण किया और फिर जाटों को भी इसने क्या किया? पराजित कर दिया। गजनी इतने सारे आक्रमण इसीलिए कर पाया और इसीलिए जीत पाया और अपनी मन मर्जी से इतना लूटपाट इसीलिए कर पाया क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक या वंश उस टाइम पे भारत के पश्चिमोत्तर जो भाग है उस पे नहीं था, विकसित नहीं हुआ था। फिर इसके दरबारी कवि कौन थे?
फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा की रचना की थी, शाहनामा नामक पुस्तक की। तो ये सारी चीजें थे जो कि तुर्क आक्रमणों से रिलेटेड थे और इससे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और मैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जितने भी होते हैं चैप्टर बाय चैप्टर मैं कवर करूंगा, और मध्यकालीन के आप जो हमारी प्लेलिस्ट है मध्यकालीन भारत की उसमें आपको मिलती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, जो फिरदौसी थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की थी, उनका जो था मूल कर्तव्य या मूल मोटो जिसको बोल सकते हैं, उनका या जो मुख्य हाथ था इनके प्रचार प्रसार में क्या था, फिरदौसी का ही था। उसने जो तुर्क साम्राज्य थे इनके पूर्वजों के बारे में लिखा, उनके जितने भी राजा हुए उनके बारे में लिखा, और इनके जितने भी ग्रंथ थे उनको उजागर किया। इनके पूर्व में जितने भी शासक हुए उनके बारे में इसने बताया। काफी ऐसी सारी चीजें बताई जो कि हमें देखने को मिलती हैं और जिससे हमें इसमें शाहनामा नामक बुक से पता चलती है। ये सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।